दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारी जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री के चयन को लेकर चर्चा तेज हो गई। इस बीच सोमवार को सूत्रों के हवाले से एक बड़ा दावा किया गया, जिसमें कहा गया कि प्रवेश वर्मा का नाम मुख्यमंत्री के रूप में तय हो चुका है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी के अभूतपूर्व प्रदर्शन के बाद दिल्ली में अगले मुख्यमंत्री के चयन की प्रक्रिया में तेजी आई है। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 9 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और इस पर चर्चा की। वहीं 8 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने बीजेपी मुख्यालय में इस मुद्दे पर चर्चा की। सूत्रों ने दावा किया कि बीजेपी ने दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के रूप में प्रवेश वर्मा के नाम पर सहमति बना ली है। प्रवेश वर्मा वो नेता है जिन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हराया था और उनकी जीत को देखते हुए बीजेपी ने उन्हें पार्टी का अगला चेहरा बनाने का निर्णय लिया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। पार्टी के बड़े नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और सौरभ भारद्वाज भी इस बार जीत हासिल नहीं कर सके। इस हार के बाद अब पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल पार्टी को एकजुट करने की दिशा में काम करें। आज यानी मंगलवार को अरविंद केजरीवाल दिल्ली में पंजाब के विधायकों और मंत्रियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। ये बैठक कांग्रेस नेता और पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा के उस दावे के बाद बुलाई गई जिसमें उन्होंने कहा था कि आम आदमी पार्टी के 30 विधायक कांग्रेस से संपर्क में है। इसके अलावा राज्य के कुछ अन्य नेताओं ने भी ये दावा किया कि आपके कुछ विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं। आप सांसद मलविंदर सिंह कंग ने बताया कि ये बैठक पार्टी की चल रही बैठकों का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य पार्टी की भविष्यवाणी रणनीति पर चर्चा करने और पार्टी इकाइयों से प्रतिक्रिया प्राप्त करना है। लोकसभा में सोमवार को पंजाब के लुधियाना से कांग्रेस सांसद अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने एक प्रभावी और जोशीला भाषण दिया। इस भाषण ने न केवल कांग्रेस बल्कि सभी विपक्षी दलों को उत्साहित किया, जिन्होंने उनके भाषण के दौरान लगातार ताली बजाई। अपने 12 मिनट के भाषण में अमरिंदर सिंह ने मोदी सरकार को किसान, गरीब, अर्थव्यवस्था और गलत आंकड़ों पर घेरा। साथ ही उन्होंने मुकेश अंबानी के बेटे की शादी को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच का अंतर दर्शाया। अमरिंदर सिंह ने कहा, अंबानी के बेटे की शादी हुई, उस शादी में नाचने गाने वाले लोग गए, बड़े बड़े लोग और नेता वहां गए, प्रधानमंत्री भी गए, लेकिन मुझे गर्व है कि राहुल गांधी ने उस शादी में शामिल होने का निर्णय नहीं लिया। उन्होंने इस बात को एक अहम उदाहरण के रूप में पेश किया जहां देश के आम लोग और गरीब इस तरह के भव्य आयोजनों से बहुत दूर हैं और ये उनका अपमान होता है। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले में अब तक करोड़ों श्रद्धालुओं ने मां गंगा में डुबकी लगाई है। हिंदू धर्म में गंगा को पवित्र नदी माना जाता है और इसे पापों को धोने वाली माता के रूप में पूजा जाता है। लोग गंगा में स्नान करके अपने पापों से मुक्ति पाते हैं और आत्मिक शांति प्राप्त करते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो गंगा स्वयं लोगों के पाप धोती है, उसके अपने पाप कैसे धोते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार गंगा में स्नान करने से न केवल शारीरिक पवित्रता मिलती है बल्कि मानसिक शांति और आत्मिक उन्नति भी होती है। महात्म्य के अनुसार गंगा में स्नान करने से वो सारे पाप जो व्यक्ति से अनजाने में किए होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसे लेकर मान्यता है कि गंगा स्नान से व्यक्ति को मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त होता है, वो जीवन भर के पापों से मुक्त हो जाता है। महात्म्य शास्त्रों में 10 प्रकार के पापों का उल्लेख किया गया जिन्हें गंगा में स्नान करने से समाप्त किया जा सकता है। महाकुंभ 2025 के दौरान वाराणसी में बढ़ते यातायात जाम और भारी भीड़ के कारण जिला प्रशासन ने कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों को 14 फरवरी तक बंद रखने का निर्णय लिया। इस दौरान स्कूलों में ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से पढ़ाई जारी रहेगी। वाराणसी जिला प्रशासन ने यह कदम महाकुंभ के चलते शहर में हो रही भीड़ भाड़ और वाहनों के भारी दबाव को देखते हुए उठाया है। वाराणसी जिला प्रशासन ने 10 फरवरी को यह निर्णय लिया कि कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों में अब 14 फरवरी तक ऑनलाइन शिक्षा संचालित की जाएगी। इससे पहले 9 फरवरी तक भी कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं चलती रहेंगी, लेकिन 10 फरवरी को जब बच्चे स्कूल पहुंचे तो उन्हें घर लौटते वक्त भारी ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा। स्कूल वाहन भी ट्रैफिक जाम में फंसे हुए थे, जिससे बच्चों की सुरक्षा और उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने यह कदम उठाया है। भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन आ रहा है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व को श्रेय दिया जा रहा है। आने वाले समय में भारत वैश्विक स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में एक प्रमुख भूमिका निभाने वाला है। मोदी सरकार ने इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जो भारतीय छात्रों, स्टार्टअप्स और शोधकर्ताओं को समान अवसर प्रदान करेंगे और देश में एआई का एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करेंगे। आइए जानते हैं कि मोदी सरकार ने किस प्रकार एआई के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। भारत सरकार ने 2024 में इंडिया एआई मिशन को मंजूरी दी है, जिसमें 10,300 करोड़ का आवंटन किया गया। इस मिशन के तहत एक उच्च स्तरीय कंप्यूटिंग सुविधा का निर्माण किया गया, जिसमें 18,693 GPUs का उपयोग किया जा रहा है। इससे भारत ने एआई के क्षेत्र में स्वदेशी समाधान को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस फैसले से छोटे स्टार्टअप, शोधकर्ताओं और छात्रों को उच्च स्तरीय कंप्यूटिंग संसाधन तक पहुंच प्राप्त हो रही है, जो उन्हें एआई के क्षेत्र में नए विचारों और नवाचारों के साथ प्रयोग करने का अवसर प्रदान करेगा।
भारत में क्रिकेट के क्षेत्र में टैलेंट की कोई कमी नहीं और जब बात क्रिकेट के युवा सितारों की होती है तो हर एक खिलाड़ी अपनी क्षमता और हुनर में काफी कड़ी टक्कर दे सकता है। लेकिन कुछ खिलाड़ियों का नाम बड़े टूर्नामेंट्स में अक्सर सुर्खियों में रहता है, वहीं कुछ ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो खुद को साबित करने के बावजूद बड़े नाम नहीं बन पाते। आज हम जिस खिलाड़ी की बात करेंगे वो ना तो आईपीएल में खेलता है और ना ही उसकी पहचान बड़े स्तर पर बनी है, लेकिन वो अपनी क्रिकेट स्किल्स में बेहद भरोसा रखता है और यही कारण है कि ऋषभ पंत का रिकॉर्ड तोड़ने के बाद भी उर्विल पटेल के हृदय में संतोष की भावना नहीं है। आपने उर्विल पटेल को T20 और लिस्ट ए 50 ओवर के मैचों में शतक लगाते हुए देखा होगा, लेकिन ये उनका पहला शतक था जो उन्होंने रणजी ट्रॉफी में लगाया। इस शतक के दौरान उन्होंने 197 गेंदों का सामना किया और 140 रन बनाए, जिसमें 17 चौके और 4 छक्के शामिल थे। यही नहीं, ये पारी गुजरात की ओर से सौराष्ट्र के खिलाफ पहले पारी में खेली गई सबसे बड़ी पारी बनी और इसके चलते गुजरात ने सौराष्ट्र के 216 रनों के जवाब में 511 रन बनाए। भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में खेलने को लेकर अब भी संशय बरकरार है। बुमराह को भारतीय टीम में 19 फरवरी से शुरू हो रहे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए शामिल किया गया, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि वो इस टूर्नामेंट में खेलेंगे या नहीं। चोट के कारण बुमराह इस समय इंग्लैंड के खिलाफ चल रही वनडे सीरीज में भी हिस्सा नहीं ले रहे हैं। अभी 11 फरवरी को यह अहम फैसला लिया जाएगा कि बुमराह टूर्नामेंट में भाग लेंगे या नहीं। आपको बता दें कि सभी टीमों को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपनी अंतिम टीम 11 फरवरी तक सबमिट करनी है। इस समय सीमा तक बीसीसीआई बुमराह की फिटनेस रिपोर्ट का इंतजार कर सकता है। ESPN क्रिक इन्फो की रिपोर्ट के मुताबिक बुमराह ने हाल ही में बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में अपनी कमर का स्कैन करवाया था। बुमराह के मामले में अंतिम निर्णय लेने से पहले भारतीय क्रिकेट बोर्ड के मेडिकल स्टाफ और चयनकर्ताओं की बैठक होगी, जहां उनकी फिटनेस पर विचार किया जाएगा। फिल्म के शौकीनों के लिए 2025 की एक और बहुप्रतीक्षित फिल्म छावा की रिलीज की तारीख नजदीक आ रही। विकी कौशल और रश्मिका मंदाना की स्टार कास्ट वाली इस पीरियड ड्रामा फिल्म ने रिलीज से पहले ही दर्शकों के बीच उत्साह का माहौल बना दिया। इस फिल्म की प्रमोशन की गति और सोशल मीडिया पर इसके प्रचार ने इसकी उम्मीदों को और भी बढ़ा दिया। इसके अलावा छावा को मिली है जबरदस्त एडवांस बुकिंग, जो फिल्म की रिलीज से पहले एक नया रिकॉर्ड स्थापित कर रही। फिल्म छावा 14 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही, लेकिन रिलीज से 3 दिन पहले इसकी एडवांस बुकिंग का सिलसिला तेजी से जारी है। रिपोर्ट्स के अनुसार 8 फरवरी से शुरू हुई एडवांस टिकट बिक्री ने अब तक करोड़ रुपए की कमाई की है। छावा की एडवांस बुकिंग में अब तक 1,48,761 टिकट बेचे जा चुके हैं, जो इस फिल्म की सफलता के संकेत दे रहे हैं। भारतीय यूट्यूब के प्रसिद्ध कंटेंट क्रिएटर रणवीर इलाहाबादिया, जिन्हें बियर बाइसेप्स के नाम से जाना जाता है, हाल ही में समय रैना के कॉमेडी रियलिटी शो इंडियाज गॉट टैलेंट में मेहमान के रूप में पहुंचे थे। इस शो के दौरान रणवीर ने एक प्रतियोगी से एक विवादास्पद और आपत्तिजनक सवाल पूछा, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। इस सवाल को लेकर रणवीर इलाहाबादिया को काफी ट्रोल किया गया और मामला इतना बढ़ गया कि इसके खिलाफ कई शिकायतें और FIR दर्ज की गई। अब इस विवादित एपिसोड को यूट्यूब से हटा दिया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस मामले को गंभीरता से लिया और यूट्यूब को एक पत्र लिखकर एक कंटेंट प्लेटफॉर्म से हटाने की मांग की। NHRC ने यूट्यूब को 3 दिनों का समय दिया और ये भी कहा कि अगर यूट्यूब इस मामले पर कार्रवाई नहीं करता तो आयोग आगे की कार्रवाई करेगा। इसके साथ ही गुवाहाटी पुलिस ने भी इस मामले में FIR दर्ज की है। NHRC सदस्यों ने शो में शामिल कंटेंट क्रिएटर्स को जानवर तक कह डाला और उनका सोशल बायकॉट करने की बात भी कही। उन्होंने गुवाहाटी पुलिस से भी आग्रह किया कि वो रणवीर इलाहाबादिया को गिरफ्तार करें और मानसिक उपचार के लिए भेजें।